हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट की इस ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर। और इस टॉपिक में हमने अब तक 3 प्रॉब्लम लिए हैं, जहां हमने ये सीखा है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होता है। वहां पे हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजी सीखी है ये सब हमारे काम आने वाली है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने यहाँ आपके सामने जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स भी लिखे हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री के रूल्स हैं इनको आप एक बार देख लीजिए। हालांकि आप इन्हें जानते हैं, एसेट, एक्सपेंस और लॉस ये जब जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होने पे क्रेडिट होगा। जबकि लाइबिलिटी, इनकम और गेन ये जब भी बढ़ता है क्रेडिट होता है और कम होने पे डेबिट होता है। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस समझा दूं ताकि जर्नल एंट्री करते समय आपको आसानी रहे। देखिए, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर बेचने के लिए निकालती है, जिसे हम कहते हैं शेयर इशू करना, तो वो प्रोस्पेक्टस की मदद लेती है। प्रोस्पेक्टस में एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ होता है और इस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म की मदद से कंपनी लोगों को इनविटेशन देती है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आइए और हमारी कंपनी में शेयर्स के थ्रू पैसा लगाइए। अब इमेजिन कीजिए कि कंपनी को 20,000 शेयर्स बेचने की परमिशन मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंपनी शुरू की तो आप अपने मन से जितने चाहे उतने शेयर बेच पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको आरओसी की और कुछ स्पेशल केसेस में सेबी की भी परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आपको जितने शेयर्स बेचने की परमिशन मिलती है, आप उससे एक शेयर भी ज्यादा नहीं बेच सकते। यहां से 3 बातें निकल के आती है। वो तीनों बातें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, अगर किसी कंपनी ने 20,000 शेयर बेचने की परमिशन हासिल की और उन्होंने ये प्रस्ताव पब्लिक के बीच में रखा, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू इंफॉर्मेशन दी कि आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, और कंपनी को 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। इसका मतलब बेचने चले थे 20,000 शेयर, पर इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने केवल 15,000 शेयर खरीदने में। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी के जो शेयर है वो अंडर सब्सक्राइब हो गए। अंडर सब्सक्राइब हो गए मतलब जितने हम शेयर बेचना चाहते थे हम उससे कम शेयर बेच पाए। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं, जहां पे मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर बेचने को निकाले थे और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि कंपनी के 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी आ गई, तो उसको हम कहेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन। मतलब ये कि यहाँ पे कंपनी ने 20,000 शेयर बेचने को निकाले और कोइंसिडेंटली एग्जैक्टली उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो ये हम कहेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब कंपनी पूरे 20,000 शेयर बेच पाएंगी। तीसरा केस ऐसा है कि जहां पे मान लीजिए कंपनी को 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशंस आ जाती है। बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई कंपनी बहुत ही ब्रांडेड है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, बड़ा नाम है, तो हो सकता है कि वो जितने शेयर बेचने को निकाले एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आ जाए। कॉलेज में भी होता है ना ऐसा, कि अगर कॉलेज अच्छा है तो वहाँ जितनी सीट्स है उससे ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए कॉलेज में 100 सीट है और 120 बच्चों ने अप्लाई किया तो कॉलेज 100 बच्चों को ही एडमिशन दे पाएगा। ठीक है। अब देखिए, 25,000 शेयर है और आपने बेचने को निकाले थे 20,000, एप्लीकेशन आ गई 25,000, तो इसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्राइब हो गए हमारे शेयर।
मतलब हम जितने शेयर बेचना चाहते थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई। बेचना चाहते थे 20,000, एप्लीकेशन आ गई 25,000 की। तो क्या हम 25,000 शेयर बेच पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम 20,000 से एक शेयर भी ज्यादा बेच नहीं सकते। हाँ, आप कम बेच सकते हैं। 15 की एप्लीकेशन आई तो आप 15 बेचिए, लेकिन 20,000 से एक शेयर भी ज्यादा बेचा नहीं जा सकता। यानी आने वाली एप्लीकेशन के बेस पे शेयर्स का सब्सक्रिप्शन 3 प्रकार का है: अंडर सब्सक्राइब होना, इक्वली सब्सक्राइब हो जाना और ओवर सब्सक्राइब हो जाना। हमें इन तीनों केसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है कि इन तीनों केसेस में होता क्या है। और जब हम इशू ऑफ शेयर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हम इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। मतलब हमें इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग करनी है, और आप जानते हैं अकाउंटिंग करना यानी आपको वहां पे जर्नल एंट्री से शुरुआत करनी है। तो हमें यहाँ पे यही सीखना है कि ये जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। बेसिक रूल्स दिमाग में रखिए और एक बात जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अब होता क्या है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत तय करती है। इमेजिन कीजिए कंपनी ने अपने शेयर की प्राइस तय की। मान लीजिए फेस वैल्यू पे ही शेयर को बेचना है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो शेयर की प्रिंटेड प्राइस है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो मान लीजिए कंपनी ने तय किया कि वो 10 रुपए पे शेयर बेचेंगे। ठीक, इस फेस वैल्यू पे शेयर बेचने को एट पार भी कहते हैं कि शेयर कैसे बेचे गए, तो शेयर एट पार वैल्यू पे बेचे गए, ऐसा भी कहते हैं। अब ये 10 रुपए कंपनी को मंगाने हैं। अब आप देखिए बेटा, कंपनी जो है ना वो तो नई नई है, अभी अभी शुरू हुई है। अगर वो 10 रुपया एकदम से अपने शेयर होल्डर से मंगा लेंगी तो कंपनी के ऊपर परफॉर्म करने की जिम्मेदारी आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप भी तो उस कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी आपको रिटर्न दे। ठीक है ना? तो सोचिए अगर कोई कंपनी आपसे एकदम से 10 रुपया ले ले और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए और कंपनी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरी न उतरे, तो दोबारा आप उस कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाएंगे। इसीलिए कंपनीज क्या करती है कि वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगाती है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे मंगा लिए, समझिए 2 रुपए मंगा लिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन ठीक तो है, कहीं इसमें कुछ कमी तो नहीं है, कोई गलत एप्लीकेशन तो नहीं आ गई, कोई डॉक्यूमेंट कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। शेयर उन्हीं लोगों को अलॉट होते हैं जो पूरी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूरा करते हैं, तब जाके शेयर अलॉट होते हैं। तो जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल कॉलेज में एडमिशन लेने जैसा है कि आपने कॉलेज में अप्लाई किया, इसका मतलब सीट कॉलेज में आपको अलॉट हो जाए, जरूरी नहीं है। वैसे ही किसी कंपनी के शेयर में आपने अप्लाई किया तो आपको शेयर्स अलॉट हो ही जाए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कंपनी ने आपको जब शेयर अलॉट किए तब मान लीजिए 3 रुपए मंगा लिए। अब कंपनी का काम शुरू हो गया, जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, प्लांट एंड मशीनरी लग गई। अब कंपनी आगे आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वो आपसे पैसा डिमांड करती जा रही है। तो कंपनी ने आपसे और पैसा कॉल किया, तो कंपनी जो पैसा कॉल करेंगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉल। कंपनी ने पहला कॉल किया और ये जो फर्स्ट कॉल है, समझिए इस पे कंपनी ने 4 रुपए मंगा लिए। यानी अब तक कंपनी मंगा चुकी है कुल मिला के 9 रुपया। और फिर कंपनी ने कुछ दिनों बाद एक फाइनल कॉल किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसमें बचे हुए 1 रुपए मंगा लिए। तो इस तरीके से कंपनी ने पूरे 10 रुपए टुकड़े टुकड़े में कॉल कर लिए। तो हम कहेंगे कि हमें 2 रुपया अप्लीकेशन मनी मिला, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी, 1 रुपए का फर्स्ट कॉल, 1 रुपए का फाइनल कॉल। इस तरह से हमको पैसे मिले। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली आपको ये जितना भी पैसा मिल रहा है
ये सारा का सारा पैसा आपकी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये आपके कंपनी का शेयर कैपिटल है, आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल है। अब शेयर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, और आप जानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं। तो ये ओनर्स कैपिटल हमारे पास में आ रहा है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपके सामने है प्रॉब्लम नंबर 4। आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। लिखा है अंबा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर। जब जब बेटा हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो हम उस प्रॉब्लम के साथ में एक चार्ट बनाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि चार्ट की कोई जरूरत नहीं है सर, प्रॉब्लम तो बहुत इजी है। देखिए शुरुआत के प्रॉब्लम है तो इजी ही रहेंगे, आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, प्रॉब्लम भी टफ होते जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप शुरू से अगर ये आदत रखेंगे चार्ट बनाने की तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो अंबा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड 1000 इक्विटी शेयर्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, बिल्कुल कॉपी पेन ले लो और लिखना शुरू करो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इशू ओपन फॉर 4000 शेयर्स, सॉरी 4000 नहीं 1000 शेयर्स। फिर एक एरो निकालिए, यहां से 3-4 लाइन होनी चाहिए उसमें। आगे पढ़ते हैं। अंबा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हमारी कंपनी 100 रुपए में शेयर बेच रही है, मतलब हमारे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है और वो बेचा भी 100 में ही जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एट पार शेयर बेचना। क्या कहते हैं? एट पार शेयर बेचना। तो 100 का शेयर हमने 100 रुपए में बेचा। आगे लिखते हैं पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹30। अब इसका पैसा किस तरीके से मंगाया जा रहा है? तो कहता है 30 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए जा रहे हैं, 30 रुपए एप्लीकेशन पे। ऑन अलॉटमेंट 45 रुपया मंगाया जा रहा है अलॉटमेंट पे। और फाइनल कॉल 25 रुपए मंगाए जा रहे हैं फाइनल कॉल पे। मतलब कंपनी पैसा एक साथ नहीं मंगा रही, कंपनी पैसा 3 हिस्सों में मंगा रही है। एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 45 रुपए, और फर्स्ट कॉल ही हमारा फाइनल कॉल है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपीज। आगे लिखते हैं एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1000 शेयर्स। 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली। तो यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन received for 1000 शेयर्स। कंपनी को 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गई। ऑल द एप्लीकेंट्स वेयर अलॉटेड शेयर। स्वाभाविक बात है कि हमने 1000 शेयर बेचने को निकाले और एग्जैक्ट 1000 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो स्वाभाविक है कि हम पूरे शेयर अलॉट कर देंगे। तो ये मामला इक्वल सब्सक्रिप्शन का मामला है। आगे लिखते हैं द कंपनी रिसीव्ड अलॉटमेंट एंड इंस्टॉलमेंट मनी। कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, इंस्टॉलमेंट के भी पैसे मिल गए। कहता है शो जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अंबा कंपनी लिमिटेड। अंबा कंपनी लिमिटेड की बुक में इसकी जर्नल एंट्रीज लिखिए। तो ये जो जर्नल एंट्रीज है ये हमें इन इंफॉर्मेशन की, ये जो हमने इंफॉर्मेशन चार्ट में लिखी है इसी के मुताबिक लिखनी है। तो जर्नल एंट्री लिखने के लिए हम एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे।
और इस तरह का वो फॉर्मेट होगा। आप भी फटाफट ये फॉर्मेट बना लीजिए, एक पेज का फॉर्मेट बनाइए। इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम है अंबा कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज। इन दी बुक्स ऑफ अंबा कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। और अब हम प्रॉब्लम की एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बेस पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। लिखा है अंबा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹30। क्या होगा? कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म लोगों से मंगाएंगी, लोग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एप्लीकेशन मनी के 30 रुपए भी देंगे। और ये शेयर के सारे व्यवहार जो है वो बैंक के थ्रू ही होते हैं, इसलिए हमारी फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी का पैसा मिलेगा। तो हम कहेंगे पैसा आया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? तो 1000 शेयर्स पे पैसा आया है 30 रुपीस के हिसाब से 30,000 रुपीज। पैसा किस चीज का आया? तो आप कहेंगे सर पैसा तो इक्विटी शेयर कैपिटल का आया, लेकिन नहीं, अभी हमने अलॉटमेंट की प्रोसेस को फाइनल नहीं किया है। तो हम कहेंगे कि ये जो पैसा आया है ये एप्लीकेशन मनी का पैसा है, और एप्लीकेशन मनी हम पब्लिक से ले रहे हैं, ये टेम्पररीली हमारी लाइबिलिटी है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि टेम्पररीली लाइबिलिटी है? क्योंकि ये बाद में अगर शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया तो आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल ये कंपनी की परमानेंट लाइबिलिटी है। तो फिलहाल अभी मैं नहीं जानता कि मैं कितने लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए इस पैसे को मैं एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट। और इस अकाउंट को क्रेडिट करने का लॉजिक ये है कि ये हमारी लाइबिलिटी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट 30,000। नरेशन लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन मनी ये एक टेम्पररी अकाउंट है। फिर अलॉटमेंट कमेटी के पास में ये सारे फॉर्म्स जाएंगे, वो ये तय करेंगी कि किन किन लोगों को शेयर अलॉट किया जाए। और हमारे केस में तो इक्वल सब्सक्रिप्शन था, इसीलिए ये शेयर सभी को मिलने वाले हैं। हमने 1000 शेयर बेचने को निकाले और 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भी आ गई। तो हम ये कहेंगे कि ये सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसमें से किसी के भी शेयर्स को रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो ये जो अकाउंट है बेटा, ये टेम्पररी अकाउंट है। एप्लीकेशन फीस अकाउंट, अलॉटमेंट फीस अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे टेम्पररी अकाउंट है जो परमानेंटली हमारे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि इस टेम्पररी अकाउंट को बंद करो। और अकाउंटेंसी में किसी भी अकाउंट को बंद करने का नियम क्या है? तो अकाउंटेंसी में किसी भी अकाउंट को बंद करने का रूल ये है कि उस अकाउंट का अपोजिट ट्रीटमेंट दे दो। अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट से आप उसे बंद करो। तो मैं शेयर
एप्लीकेशन फीस अकाउंट को डेबिट करके बंद कर रहा हूं। और ये सारा का सारा पैसा कहां गया? तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। और आप जानते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, तो यहां पे लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आप नरेशन लिखेंगे, being application fees transferred, being application fees transferred। अब क्या हुआ? तो देखिए हमने ऊपर चार्ट में लिखा भी है आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि हमें लोगों से 45 रुपीज अलॉटमेंट के मंगाने हैं। तो हम कहेंगे कि हमें अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मंगाना है, मतलब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करना हमारा राइट है। क्योंकि अगर हमने लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है तो हमको ये अधिकार मिलता है कि हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा भी डिमांड करें। और जब आप किसी से पैसा डिमांड करेंगे तो वो आपके लिए एसेट क्रिएट होने जैसा है। और आप जानते हैं कि एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो यहां पे ये हुआ कि मैंने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पे मुझे 45 रुपीस के हिसाब से 45,000 रुपए अलॉटमेंट के लोगों से मंगाने हैं। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मंगाना है इसलिए हम उसको एसेट मान ले रहे हैं टेम्पररीली। लेकिन आप सोचिए कि क्या यह अलॉटमेंट का पैसा हमारी एसेट है? अल्टीमेटली ये पैसा तो शेयर कैपिटल में ही जाना है। तो हम ये कहेंगे कि हम अलॉटमेंट का पैसा जो लोगों से डिमांड कर रहे हैं वो असल में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी है। जैसे आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हम लोग कभी बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, पैसा आया, एसेट है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आने वाला पैसा लायबिलिटी भी तो क्रिएट कर रहा है, तो आप तुरंत बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट करते हो। बस सेम लॉजिक लगाइए कि ये जो अलॉटमेंट का पैसा है ये हमें लोगों से लेना है, इसलिए टेम्पररीली असेट है, बट परमानेंटली वो हमारी लायबिलिटी है। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, DUE, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, मतलब हमें लोगों से अलॉटमेंट मनी लेना है। अब ये अलॉटमेंट का पैसा जमा करने के लिए हमने लोगों को कुछ समय दिया होगा, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर। धीरे धीरे करके पैसे आए और ये सारे पैसे हमारे बैंक में जमा हो गए। तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा आ गया, किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो हमारे अकाउंट है ये सारे टेम्पररी अकाउंट है। एप्लीकेशन फीस, अलॉटमेंट मनी, ये टेम्पररी अकाउंट है। ये एक एंट्री में खुलेंगे और दूसरी एंट्री में बंद हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको बंद कर दिया जाए। नरेशन लिखिए,
being allotment money received, being allotment money received। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी नेट एंट्री कर दे, तो क्योंकि शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया और क्रेडिट किया तो यह अकाउंट तो बंद हो गया, तो क्यों ना नेट एंट्री कर ले, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नहीं बेटा, आप नेट एंट्री नहीं कर सकते। इसके कुछ कारण हैं जो आगे जाके आपको समझ में आएंगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझेगा कि ये अलॉटमेंट अकाउंट अलग से ओपन करने का सिग्निफिकेंस क्या है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि थर्ड एंट्री में हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और फोर्थ एंट्री में पैसा रिसीव किया, तो अलॉटमेंट अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट था जो बंद हो गया और हमारे बैंक में जितना भी पैसा आया वो इक्विटी शेयर की लायबिलिटी के रूप में आया। अब हम फिफ्थ एंट्री करेंगे जहां पे हमें फाइनल कॉल का पैसा मिलना है, जो कि आपने इस चार्ट में लिख के भी रखा है। ऊपर देखिए कि हमें फाइनल कॉल पे 25 रुपीज मिलने हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉल ही हमारे लिए फाइनल कॉल है। तो यहां मैं लिखता हूं आगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स पे हमें पैसा मिलने वाला है 25 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 25,000 रुपीज, 25,000। सेम लॉजिक जो हमारी थर्ड और फोर्थ एंट्री में था, एग्जैक्टली वही लॉजिक फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री में लगने वाला है। क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ऐसा है कि अब हमें लोगों से फाइनल कॉल का पैसा लेना है, वंस अगेन राइट टू रिसीव, क्योंकि पैसा लेना है। लेकिन ये पैसा किस चीज का है? तो इक्विटी कैपिटल का। तो फाइनल कॉल डेबिट और एट द सेम टाइम इक्विटी कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए इक्विटी कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो लिखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पब्लिक से लेना है और सब लोगों ने हमको पैसे दे दिए, तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये देखिए कि ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट था ये टेम्पररी अकाउंट था और इस टेम्पररी अकाउंट को बंद करने के लिए अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। सोचिए फर्स्ट कॉल के बाद में कोई सेकंड कॉल भी होता तो आप सेम ऐसी ही एंट्री कंपोज करते जैसी आपने यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स नंबर पे की है। आप कहते शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्रीज इस तरह से होती है और यहाँ पे आप देखिए दो दो के पेयर में एंट्री हो रही है। कैसे? तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, हमने उसे ट्रांसफर किया, उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू किया, अलॉटमेंट को रिसीव किया और अंत में
हमने फर्स्ट कॉल को, यानी फर्स्ट कॉल ही हमारा फाइनल कॉल था, उसको ड्यू किया और रिसीव किया। तो आप पैटर्न देखिए क्या है, फर्स्ट एंट्री में पहले पैसे मिले फिर ट्रांसफर हुए, उसके बाद में ड्यू रिसीव, ये पैटर्न चलेगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही दो प्रॉब्लम हमारे पास में होमवर्क के रूप में है। एक तो आप देखिए इलुस्ट्रेशन 4 है जो मैंने आपको करवा दिया है। अब ये इलुस्ट्रेशन 5 है, इसमें एक माइनर सा करेक्शन है। यहाँ पे लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ₹2 इज टू बी पेड। ये टू के बाद में बी चाहिए, टू बी, और यहाँ चाहिए पेड फॉर एप्लीकेशन मनी ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में ये इलुस्ट्रेशन नंबर 6 भी वैसा ही है, बस यहाँ पे फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, मतलब यहाँ दो कॉल हुए हैं, फर्स्ट कॉल और उसके बाद फाइनल कॉल। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्रीज की, वैसे ही आप फाइनल कॉल के लिए 2 एंट्रीज करेंगे। मतलब इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो है आपका, यहाँ पे बनेंगी 6 एंट्रीज, और इलुस्ट्रेशन नंबर 6 जो है उसमें बनेंगी 8 एंट्रीज, 8 एंट्री बनेंगी। ठीक, तो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों होमवर्क है। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।